मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट नहीं हुई। इस वॉर का रियल स्टार्ट 1948 में हुआ था और आज जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है ये सालों के कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट है। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये 100 साल पुरानी कहानी है जिसमें लैंड, रिलीजन, पावर और पॉलिटिक्स सब कुछ मिक्स है। ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो है और इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपको इसका रीज़न समझ आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में यूज़ की गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर या फिर किसी ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट की गई है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में करंटली 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रही है। ये मिडिल ईस्ट का मैप है, इसमें टोटल 17 कंट्रीज़ हैं। ये है ईरान और यहाँ से ऑलमोस्ट 1789 किलोमीटर दूर ये है इजराइल, और अगर रोड से जाना हो तो 3500 प्लस किलोमीटर दूर। और बीच में और कंट्रीज़ भी आती है जैसे इराक, सीरिया और जॉर्डन। लेकिन इतने दूर दूर होने के बाद भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आखिर वॉर क्यों हो रही है, इसके 4 मेजर रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1 प्रॉक्सी वॉर, रीज़न नंबर 2 आइडियोलॉजी, रीज़न नंबर 3 न्यूक्लियर वेपन एंड रीज़न नंबर 4 मिडिल ईस्ट कंट्रोल। इन रीजंस को हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे इस वॉर का मेरी और आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉक्सी वॉर एग्जैक्टली होती क्या है। जब कोई 2 पावरफुल कंट्रीज डायरेक्टली फाइट नहीं करती बल्कि दूसरे ग्रुप या कंट्री के थ्रू लड़ती है तो उसे प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। प्रॉक्सी वॉर में असली प्लेयर पीछे खड़े होते हैं और फाइट किसी और के थ्रू हो रही होती है। ईरान इजराइल की प्रॉक्सी वॉर को समझने के लिए हमें पैलेस्टीन की हिस्ट्री को जानना होगा। एक बार इस मैप को देखो, ये है इजराइल और ये है पैलेस्टीन। बट वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ये बस पैलेस्टीन हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पैलेस्टीन का कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने ले लिया। उस टाइम पर पैलेस्टीन में मेजॉरिटी अरब्स प्लस क्रिश्चियंस रहा करते थे और माइनॉरिटी थे जूइश। ब्रिटिशर्स ने बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के थ्रू 2 प्रोमिसेस किए कि वो अरब्स को इंडिपेंडेंस देंगे और जूइश को होमलैंड। सेम लैंड पर 2 क्लेम्स, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। ब्रिटिशर्स ने बोला हमसे अब ये हैंडल नहीं हो रहा और अब लैंड डिवाइड होगी। जूइश स्टेट बनेगी इजराइल और अरब स्टेट बनेगी पैलेस्टीन। जूइश तो मान गए लेकिन अरब नहीं। 1947 में वॉर हुई, जूइश जीत गए और इजराइल बना। इमीडिएटली अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक किया। इजराइल ने और ज़्यादा ज़मीन लूट ली और दुनिया भर के जूइश लोग बाकी सारी कंट्रीज छोड़कर अपने होमलैंड इजराइल आने लगे। अरब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वो नेबरहुड कंट्रीज जैसे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और लेबनान में माइग्रेट होने लगे। 1948 से 1967 तक इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह डेवलप होने लगा, लेकिन बचा हुआ पैलेस्टीन 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक गाज़ा जिसे इजिप्ट कंट्रोल करने लगा और दूसरा वेस्ट बैंक जिसे जॉर्डन कंट्रोल करने लगा। लेकिन 1967 में 6 दिन की वॉर के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। इजराइल ने वॉर जीत ली और कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब जो ये वेस्ट बैंक है इसे पैलेस्टीन कंट्रोल करता है, लेकिन इजराइल का भी कंट्रोल है। मगर ये जो छोटा सा एरिया है गाज़ा, इसे कंट्रोल करता है एक ग्रुप जिसका नाम है हमास। ये जो ग्रुप है ये इजराइल के खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करता है और जो ईरान है ये इस ग्रुप को यानी हमास को ओपनली सपोर्ट करता है इजराइल के खिलाफ फाइट करने के लिए। इसी तरह इसके जो साथ वाली कंट्री है लेबनान, इसमें एक ग्रुप है हिजबुल्ला, और यमन एक कंट्री है जो वहाँ पे एक और ग्रुप है हौदिस। ये ग्रुप्स भी इजराइल के खिलाफ फाइट करते हैं और जो ईरान है वो इन ग्रुप्स को, इन सभी ग्रुप्स को ओपनली सपोर्ट करता है, जिस वजह से इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में नहीं बनती। अब इन दोनों कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी को समझते हैं। 2 लोगों को इमेजिन करो, एक बोलता है कि फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरा बोलता है कि रिलीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों की सोच में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। इजराइल का मानना है जूइश का अपना होमलैंड होना चाहिए, डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है और अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले। लेकिन 1979 के बाद ईरान का मानना है कि इस्लामिक रूल होना चाहिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और पैलेस्टीन को सपोर्ट करना है। ईरान के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट में इस्लामिक रूल होना चाहिए और इजराइल के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इजराइल जूइश का होमलैंड है। ईरान बोलता है कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन इजराइल बोलता है कि हम तो एग्जिस्ट करते हैं। और इस वजह से पिछले कई सालों से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जिस वजह से अभी 1 महीना पहले डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गई। मिडिल ईस्ट में टोटल 17 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से सिर्फ एक कंट्री इजराइल के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है।
लेकिन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, तो इजराइल ने ईरान पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रोल की, और मिडिल ईस्ट कंट्रोल की बात आते ही ये वॉर यूएसए प्लस इजराइल वर्सेस ईरान हो जाती है। जैसे ईरान जो है वो काफ़ी सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है इजराइल के खिलाफ फाइट करने के लिए, वैसे ही यूएसए इजराइल को सपोर्ट करता है ईरान के खिलाफ फाइट करने के लिए। यूएसए की मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे मिलिट्री बेसिस है, एटलीस्ट इन 19 लोकेशन इन कंट्रीज लाइक क्वेतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इराक एंड सीरिया। और इनके यहाँ होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिसमें से कुछ मेजर रीजंस है ईरान पे नज़र रखना और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को स्मूथ बनाए रखना। ईरान को यूएसए का ये इंटरफेरेंस ही पसंद नहीं है। मिडिल ईस्ट से दुनिया का 20% ऑयल और 20% गैस सप्लाई होता है, यानी दुनिया में जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी ऑयल और गैस यूज़ होता है उसका 20% तो सिर्फ मिडिल ईस्ट से आता है। ग्लोबल ट्रेड रूट यहाँ से पास होता है, यानी मिडिल ईस्ट पे जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया की एनर्जी पे कंट्रोल करेगा। 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्राइक की, और बदले में ईरान ने यूएसए के जो मिलिट्री बेसिस है मिडिल ईस्ट में और इजराइल पे ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। यूएसए और इजराइल ने ईरान की लीडरशिप को मार दिया, और बदले में ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ से दुनिया का 20% तेल जाता है, जहाँ से 20% ऑयल जाता है, उस पर्टिकुलर जगह को, उस स्टेट को, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, उस रास्ते को बंद कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इंडिया का 70% क्रूड ऑयल आता है, और इंडिया जो है 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, जिसमें से 90% सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। और इन सब के बाद जो ये वॉर है, और यहाँ से ये वॉर कंट्रोल बैटल में बदल गई। अब समझते हैं इंडिया से ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में हो रही जो ये वॉर है, ये मेरी और आपकी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डाल सकती है। इंडिया जो है अपनी यूज़ का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोज से यानी मिडिल ईस्ट से आता है। वॉर की वजह से सप्लाई रिस्की और प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। 1 फरवरी को जो पर बैरल प्राइस था क्रूड ऑयल का वो था $66.96, और 1 मार्च को ये प्राइस इंक्रीज होकर $89.33 हो चुका था, और अभी जो ये प्राइस है वो $100 पर बैरल के पार हो चुका है। इससे पहले भी क्रूड ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल काफ़ी बार पार हो चुका है, लेकिन अगर वॉर लंबी चलती है तो इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ऑयल महंगा मतलब सब कुछ महंगा। अब ये समझते हैं कि ऑयल महंगा होने से सब कुछ महंगा हो कैसे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो 100 लीटर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब इसे ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकते, अभी इसको रिफाइन करना पड़ेगा, और रिफाइन करने के बाद इसमें से 35 to 40% डीजल निकलेगा, 20 to 25% पेट्रोल निकलेगा, 8 to 10% जेट फ्यूल निकलेगा, 15 to 20% अदर फ्यूल्स निकलेंगे, और 5 से 7% एलपीजी निकलेगा। मतलब सबसे कम एलपीजी और फिर पेट्रोल। इंडिया अपने यूज़ का 60% एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें से 90% तो सिर्फ मिडिल ईस्ट से आता है। और एलपीजी शॉर्टेज की वजह से अभी पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी जगह पे सिलेंडर को लेके क्राइसिस भी होते देखे, सिलेंडर को देके लोगों को लड़ते हुए भी देखा। मतलब ऑयल महंगा होने की वजह से सब कुछ महंगा होना स्टार्ट हो गया। अभी रुपये की वैल्यू लोएस्ट रिकॉर्ड की गई है। मतलब वॉर की वजह से ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और रुपये की वैल्यू घट रही है। तो आप सोच सकते हो कि अगर वॉर लंबी चलती है तो सिचुएशन अभी के लिए कितनी ख़राब हो सकती है। इंडिया के ऑलमोस्ट 80 लाख प्लस लोग गल्फ कंट्रीज़ में जॉब करते हैं, और वॉर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। बाहर की कंपनीज़ या फिर कुछ बड़ी कंपनीज़ इंडिया पे इन्वेस्ट करना बंद कर सकती है। ऑयल महंगा होने से ट्रैवल महंगा हो सकता है, और फर्टिलाइजर्स की कमी की वजह से खाना महंगा हो सकता है, यानी सब कुछ महंगा हो सकता है। देखो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट और आरबीआई कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देगी और 100% इम्पैक्ट आम जनता पे नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अक्टूबर 1973 से मार्च 1974 तक यॉम कूपर वॉर इजराइल वर्सेस अरब कंट्रीज़ की वजह से 5 से 6 महीने के लिए ऑयल क्राइसिस आए थे, और जिसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 2 साल तक देखने को मिला था। और ऑयल के प्राइसेस उस टाइम पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए थे, 4 गुना बढ़ गए थे। फिर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से ऑयल के प्राइसेस 2 to 3 टाइम्स अगेन इंक्रीज हुए थे। 1973 में दुनिया ने देखा कि ऑयल कैसे एक वेपन बन गया,
और 1979 में समझ आया कैसे एक कंट्री की इंस्टेबिलिटी ग्लोबल क्राइसिस ला सकती। आज फिर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन एक टर्निंग पॉइंट पे है। अगर वहाँ वॉर बढ़ती है तो इंडिया के हर छोटे बड़े बिजनेस और आम आदमी को झेलनी पड़ेगी और इस वॉर का सीधा इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर साफ दिखाई देगा। इस वॉर पे आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं, और अगर आपको इस पर्टिकुलर वॉर पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें बताएं। हम आपको इस पर्टिकुलर वॉर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको इस वॉर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ।